नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मिडिल ईस्ट के हालात पर नज़र दौड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाजार की सेहत और सीरत दोनों इस बात पे निर्भर करेगी कि मिडिल ईस्ट पे क्या कुछ हो रहा है। अभी तक जो है मिडिल ईस्ट पे कुछ भी सार्थक, पॉजिटिव या बहुत खुश होने वाला कोई डेवलपमेंट अभी तक नज़र नहीं आया है। सॉरी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिए उसको भी ईरान ने खारिज कर दिया है। अलबत्ता ईरान ने एक बहुत प्रैक्टिकल और टैक्टिकल प्रस्ताव ज़रूर अमेरिका के सामने सार्वजनिक तौर पर रखा है कि वो हॉर्मुज़ की नाकेबंदी और टोल प्रथा को फ़िलहाल कुछ समय के लिए टालने के लिए तैयार है। लेकिन इस अवधि के दौरान जो उसने एक अवधि बताई है कि इस समय तक वो यहाँ पे कोई टोल नहीं लेगा और उसकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन उस दौरान अमेरिका को अपना यूएस नेवल ब्लॉकेड धीरे धीरे पूरी तरह ख़त्म करना होगा। इस पर अमेरिका पूरी तरह चुप है। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि इस व्यवस्था के बाद जब कोई एकॉर्ड आपस में ईरान और अमेरिका के बीच हो जाएगा, उसके बाद फिर ईरान तय करेगा कि हॉर्मुज़ में टोल की क्या व्यवस्था होगी, और नहीं तो अमेरिका खुद हमारे टोल को मान्यता दे। और अगर वो नहीं भी देगा तो भी हम ये व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर के अंदर आता है। अब ट्रंप ने एक और पेच इसमें फंसा दिया। ट्रंप ने कहा कि जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं वो अब्राहम एकॉर्ड को माने, उस पर दस्तखत करें। अब अब्राहम एकॉर्ड एक ऐसा एकॉर्ड है जिसके तहत खाड़ी देशों को और जो इज़राइल के आसपास जो देश हैं खाड़ी में, उनको इज़राइल को जो है उसका जो है वर्चस्व मानना पड़ेगा। अब ये भला कैसे ईरान को स्वीकार होगा? जाहिर है कि ये एक ऐसा पेच है जो ये साबित करता है कि ईरान के साथ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप किसी भी प्रकार का कोई एकॉर्ड या समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो कुछ न कुछ ऐसे अड़ंगे बीच में डाल ही देते हैं। और उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से दुनिया को ये दिखाने के लिए और अमेरिकी जनता को ये दिखाने के लिए कि हमने इस डील से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, वो एक तरफा डील अमेरिका जो है वो ईरान के साथ करना चाहता है। एक तरफा डील चाहे कोई भी देश हो, खास करके ईरान जो इस वक्त एक सही मायने में कहा जाए तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में इस युद्ध के दौरान वही विनर है, अमेरिका निश्चित तौर पे लूज़र है। तो वो आज भी उसकी स्थिति स्ट्रैटेजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका से कहीं कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या एक तरफा डील को स्वीकार करेगा? कतई नहीं। सामान्य परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति एक तरफा डील जो है वो स्वीकार नहीं करता। अब स्थिति ये हो गई है कि हॉर्मुज़ या मिडिल ईस्ट, जहाँ से जो तेल सप्लाई 20% सारे दुनिया को होती है या गैस सप्लाई होती है और दूसरे सामानों का आयात निर्यात होता है, वो सब अधर में अभी फ़िलहाल लटका रहेगा। और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे इससे आप वाकिफ़ हैं। आपको और भी तमाम जगहों से जानकारी मिली होगी। मैंने पहले के अपने वीडियोस में इस बाबत जानकारी आपको दी है।
तो इससे कुछ छुपा नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता चीज़ है कि दुनिया के बहुत से मुल्क, चाहे यूरोप हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो और दूसरे मुल्क हों, उन्होंने कुछ न कुछ इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है। और कई देशों में जो है वो स्थिति को जो है नियंत्रण से बाहर न चली जाए, इसके लिए मुकम्मल प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। और वहाँ ये इस किस्म की हालत नहीं है जो देश के अंदर है, यानी भारत के अंदर है। तो अब जब तक ये मामला अटका रहेगा और हॉर्मुज़ के बदले भारत जो है वो अमेरिका से, वेनेजुएला से या अन्य दूसरे देशों से महंगा तेल लेता रहेगा, आयातित जो खर्च है वो कई गुना देता रहेगा, इंश्योरेंस का खर्चा अच्छा खासा देता रहेगा, तब तक जो है शेयर बाज़ार की सेहत में किसी प्रकार की कोई ना तो सेहत में ना उसकी सीरत में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये तो रहा एक तबसरा जो मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है और जिससे हमारे शेयर बाज़ार जो हैं वो सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। उनके अंदर तेज़ी होगी या मंदी होगी, सब कुछ इसी पे निर्भर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैंने कहा कम से कम जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे कि ये शेयर करा सकते हैं मोटी कमाई, और अभी जो हाल में वीडियो डाला है जो इन शेयरों में छुपा है खजाना, उनमें जिन शेयरों का जिक्र किया है, जिन जिन शेयरों का जिक्र किया है, उन सभी के रिज़ल्ट्स जो है वो आ चुके हैं। और अब आने के बाद मैं क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ, मैंने कहा कि इस बारे में आप सबको बता देना मुनासिब होगा। तो मैं मेरी जो पसंदीदा लिस्ट थी पावर सेक्टर के अंदर, जहाँ की ज़बरदस्त टेलविंड है, सरकारी कैपेक्स अभी भी जारी है और किसी भी प्रकार की उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। इसके अलावा डाटा सेंटर्स की ग्रोथ जो है और उनकी डिमांड बदस्तूर बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में, खासकर अमेरिका में, डाटा सेंटर्स की तरफ से भी इन कंपनियों की जो उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ती जा रही है, उनकी सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही है। तो इन हालात के अंदर जो है मैंने सोचा कि आपको जो है इन रिज़ल्ट्स के बारे में बता दूं मोटा मोटा। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे भी आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं। अभी ये जो इन शेयरों में छुपा है खजाना, ये जो वीडियो मैंने डाला था, इसको कोई ख़ास प्रसाद नहीं मिला और इसकी जो है वो रिस्पांस बहुत ही निराशाजनक रहा। और ऐसा मत कीजिए आप लोग। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत के बाद, और आपको ये मालूम है कि जो कुछ भी मैं अपने इन वीडियोस में बताता हूँ, आप इसका अनुमान लगाइए कि मेरे अनुमान कितने सही बैठे गए। मेरी जो एनालिसिस है घटनाओं से जुड़ी हुई, शेयरों से जुड़ी हुई या शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई, वो कहाँ तक गलत साबित हुई है और कहाँ तक सही साबित हुई है। आप बहुत से और भी वीडियोस देखते होंगे, तो आप कृपया जो है इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। वीडियो को थोड़ा महत्व दीजिए, उनको ध्यान से देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स आप नहीं करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं उन कंपनियों के बारे में चलता हूँ। मेरी पसंदीदा जो लिस्ट रही उसमें जो है मैंने सीमेंस एनर्जी, हिटाची बहुत महंगा है इसलिए मैंने उसको अपनी लिस्ट से निकाल दिया, जी वर्नोवा, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये मेरे, और सीमेंस इंडिया, ये मेरे पसंदीदा स्टॉक्स रहे और इन सब के रिजल्ट्स आ गए। जी वर्नोवा ने रिजल्ट्स बहुत शानदार दिए हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी।
उसके अलावा उसकी ऑर्डर बुक जो है वो भी, उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और आज की डेट में उसके पास जो है वो लगभग 200 से 200 बिलियन से ज़्यादा का जो है वो ऑर्डर बुक अभी भी बरकरार है, और नए ऑर्डर्स मिलने की भी और ज़्यादा संभावना है। और रही बात फ्यूचर में, क्योंकि मार्केट हमेशा जो है वो फॉरवर्ड या फ्यूचर अर्निंग्स की विजिबिलिटी को ध्यान में रख करके किसी शेयर की डीरेटिंग या रीरेटिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है अभी जो HVDC जो एक तरीके से जो पावर ग्रिड का काम है, जो इंटीग्रेशन का काम है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है, उसके तहत जो वो रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह ग्रिड में इंटीग्रेट नहीं हो पा रही है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, उस दिशा में बड़े पैमाने पर जो पावर ग्रिड एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन का और इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, उसमें जो है ये जी वर्नोवा जो है ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्टॉक है। इसके अलावा डाटा सेंटर में भी जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि इन क्षेत्रों से इसको ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे हैं, आगे भी मिलने की संभावना मैनेजमेंट ने बताई है, और मैनेजमेंट ने अपनी मार्जिन्स जो हैं वो और ज़्यादा ऊंची मार्जिन्स की जो है वो ग्रोथ गाइडेंस दी है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई GE वर्नोवा की। अब रही बात श्नाइडर इलेक्ट्रिक की। श्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो है वो कामकाजी परिणाम जो है अगर आप देखेंगे तो शायद आप निराश होंगे, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो गिर गया। इसके अलावा सेल्स में बहुत इम्प्रेसिव ग्रोथ नहीं हुई। तीसरी चीज़ कि प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो अफेक्टेड हुई। अब ये देख करके बाज़ार में जो है शुक्रवार के दिन जो है वो अच्छी खासी नरमी जो है इस शेयर में हुई, और इसकी ज़बरदस्त पिटाई हुई, और ये लोअर सर्किट में जो है ये पड़ा रहा। और अब सोमवार को यानी कल देखना है कि ये शेयर क्या गुल खिलाता है, लेकिन मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको ट्रैक करूँगा, क्लोजली ट्रैक करूँगा, ये जितना नीचे गिरता जा सकता है, अपना जहाँ संभावित बॉटम बना सकता है, बॉटम तो कोई ढूंढ नहीं सकता, लेकिन एक अनुमान होता है, और उस मेरे संभावित बॉटम से भी अगर नीचे जाएगा तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करना चाहूँगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों आप ऐड करेंगे? अरे भाई, जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पिछले क्वार्टर में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, तो इस क्वार्टर में ऐसा क्या हो गया है? तो और निराशाजनक तस्वीर है। रिजल्ट्स तो वैसे ही हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि मार्केट जो है वो फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर विजिबिलिटी को देख करके किसी भी शेयर को री-रेट करता है और डी-रेट करता है। और जो इस सेक्टर के टेलविंड्स हैं, डाटा सेंटर हुआ, चाहे पावर सेक्टर का जो ये पावर ग्रिड, जो रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन, इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन जो है, अभी तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है अभी तो कितना, अभी लगभग 40 गीगावाट तो अभी बचा हुआ है जो ग्रिड में इंटीग्रेट नहीं हो पाया। अब आप अनुमान लगाइए कि 40 गीगावाट जब जुड़ेगा, उसके अलावा जो नए जो प्लांट्स बन रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उनसे जो बिजली पैदा होगी आने वाले समय में, उसका इंटीग्रेशन के लिए क्या अभी से जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक ग्रिड जो है वो वहाँ तक बिजली उसमें नहीं जा पाएगी, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि आप कितने बड़े पैमाने पे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और श्नाइडर इलेक्ट्रिक फ्रांस की दुनिया की जो 5 टॉप
जो है वो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, ऑटोमेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, फ्यूचर रेडी जो ऑटोमेशंस हैं, वो उसके अंदर जो है वो वर्ल्ड की 5 टॉप कंपनीज में शामिल है। ये पेरेंट कंपनी श्नाइडर फ्रांस की, और उसकी ये इंडियन जो है वो सब्सिडरी है। अब आप इससे अंदाज लगाइए आप कि कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। डाटा सेंटर में भी जो है, चाहे एआई से लेकर के, चाहे वो चिलिंग हो, जब डाटा सेंटर्स में जब चिलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कूलिंग का काम बहुत ज़रूरी होता है, और उसके अंदर अगर एआई ऑटोमेशन का पुट अगर जुड़ जाता है तो वो कितना बड़ा बाजार तैयार हो सकता है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में GE वर्नोवा और श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसके अलावा जो HVDC जो है वो जो पूरा प्रोजेक्ट है पावर ग्रिड के तहत जो है, वो इंटीग्रेशन का जो काम है, मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन जो है, उसके तहत जो है श्नाइडर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इन अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रख करके श्नाइडर हो चाहे वो GE वर्नोवा हो, इन्होंने अपने प्लांट्स को बड़े पैमाने पर फ्यूचर रेडी करने का जो है वो प्लान बना लिया गया और उसको एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले समय में जो ऑर्डर्स का इनफ्लो होगा उसको हम टाइमली जो है पूरा करके अपने क्लाइंट्स को दे सकें। वैसे भी GE वर्नोवा को जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो नए ऑर्डर्स मिलने जारी है, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को साफ साफ कह दिया है कि भाई हम इस समय अवधि से पहले जो है आपका जो है वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस समय तक हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, तो इस समय तक ही आपको जो है ये ऑर्डर्स कंप्लीशन मिलेगा। तो अब आप सोच लीजिए कि किस किस्म की मैसिव डिमांड है, और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे बीच में क्या हो जाएगा, आगे क्या हालात होंगे खाड़ी संकट के कारण, और क्या देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है, लेकिन दुनिया की क्या अर्थव्यवस्था हो सकती है, लेकिन अभी आज की डेट में और निकट भविष्य के अंदर कम से कम पावर सेक्टर की डिमांड कम होने वाली नहीं दिखाई देती, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर हर सेक्टर, चाहे वो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी तैयार हो रही, चाहे वो हाइड्रो से तैयार हो रही हो, चाहे वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिससे भी बिजली तैयार हो रही हो, उन सब का अहम रोल है। और वो जो भी एनर्जी पैदा होगी, जब तक ग्रिड के अंदर उसका इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, जब तक कि उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा, तब तक बेकार है। और इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लॉस रिन्यूएबल एनर्जी का जो है हो रहा है, वो कम से कम नहीं हो पाएगा, और पूरा का पूरा उपयोग, यानी एक वॉट का, एक गीगावाट का जो है भरपूर उपयोग जो है वो डिमांड पूरी करने में इस्तेमाल होगा। और डाटा सेंटर की वजह से जो मैसिव डिमांड पावर सेक्टर के अंदर पैदा होने वाली है, उसके बारे में तो कुछ भी अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जो मौजूदा सप्लाई है ग्रिड के अंदर या और दूसरे पावर जितने भी सोर्सेज हैं, वो पूरी नहीं कर सकते, इसलिए नई कैपेसिटीज़ को ऐड करना ज़रूरी है, और उस अनुरूप पहले ही ग्रिड्स को जो है वो तैयार करना होगा, फ्यूचर रेडी करना होगा, ताकि जब और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और गीगावाट उसमें ऐड हो, तो वो बखूबी ग्रिड जो है उसको जो है प्रॉपरली जो है ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए, भविष्य में देखते हुए, श्नाइडर इलेक्ट्रिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी सेवाएं डाटा सेंटर्स में और जो पावर ग्रिड से जुड़े हुए काम हैं उनमें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो उनका स्कोप है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी संभावनाएं हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करते हैं, मैं जितना गिरेगा मैं उतना लेने की कोशिश करूँगा। अब रही बात सीमेंस एनर्जी की, तो सीमेंस एनर्जी का भी
लगभग जो जी वर्नोवा की स्थिति है वही स्थिति श्नाइडर की है, और वही स्थिति मेरी नज़र में सीमेंस एनर्जी की है। वही हाल सीमेंस इंडिया का है। सीमेंस इंडिया और एबीबी, ये दो ऑटोमेशन के क्षेत्र में जो है, वो चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑटोमेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में ऑटोमेशन हो, चाहे वो ग्रिड एक्सपेंशन में ऑटोमेशन हो, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इन हालात के अंदर इन कंपनियों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एमएनसी कंपनीज जो हैं वो अपने मार्जिन्स को, अपने प्रॉफिट को वो बखूबी जो है एफिशिएंटली मैनेज कर लेती हैं, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो है वो हालात को बिगड़ने नहीं देती। वैसे भी श्नाइडर इलेक्ट्रिक का प्रॉफिट ज़रूर कम हुआ है, थोड़ी सेल्स ज़रूर इफेक्टिव हुई हैं, उतनी इम्प्रेसिव नहीं है, एबिटा मार्जिन्स भी गिरी हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ऑर्डर बुक बेहतर रही, ग्लोबल डिमांड बेहतर रही, जिसकी पूरी संभावना है, अच्छी खासी विजिबिलिटी है मेरे हिसाब से। कल क्या होगा मैंने आपको बताया कि कल दुनिया में क्या हालात पैदा होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज की डेट में जो कुछ भी विजिबिलिटी है इन कंपनियों के बारे में, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, वो डिमांड बरकरार रहने की ही नहीं, डिमांड बढ़ने की संभावना है। अब रही बात इंडियन कंपनी की जो है सीजी पावर। सीजी पावर एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन उसका रहा ही है। उनके पास भी अमेरिका से डाटा सेंटर्स के लिए बड़े ऑर्डर्स हैं, इंडिया में बड़े ऑर्डर्स हैं, और उनके हर क्षेत्र में, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो पावर ग्रिड से जुड़े काम हो, चाहे वो और दूसरे इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े हुए काम हो, वहाँ पर जो है चाहे डाटा सेंटर से जुड़े हुए काम हो, उनका जो है वो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नए ऑर्डर्स मिलने की भी जो है उन्होंने संभावना व्यक्त की है। तो कुल मिलाकर के इन सभी कंपनियों ने एक बेहतर फ्यूचर गाइडेंस दिया है। तो इन आधार पे मैं इन कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके जब जब डिप मिलेगा मैं इनमें और ऐड करता रहूँगा। अब रही बात, मेरी बात को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली न लेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपना रिस्क रिवार्ड देख कर रहा हूँ, और आप के लिए ये कोई न तो निवेश संबंधी रिकमेंडेशन है, ना निवेश संबंधी कोई एडवाइस है। आपको अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह मशविरा ले लें, या खुद बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर लें, और उसके बाद आप जो है कोई फैसला अपने विवेक और अपने स्वतंत्र विवेक से जो है वो ले, और नफ़ा नुकसान खुद झेलने के लिए तैयार रहे। क्योंकि मैं जो हूँ अपना नफ़ा नुकसान झेलने के लिए खुद तैयार हूँ, और मैं उतना ही बोझा उठा रहा हूँ, उतना ही रिस्क ले रहा हूँ जो मेरी एक रिस्क प्रोफाइल है। मैं भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी संख्या में इन शेयरों को लेना शुरू किया हुआ है बहुत पहले से, और अब भी जब मौका आएगा, जब एक बड़ा डिप आएगा, मैं उचित वैल्यूएशंस पे लेने की कोशिश करूँगा। तो मैंने कहा कि एक वीडियो इस पे बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आप भी कहेंगे कि लीजिए साहब लिस्ट बता के तो चले गए, शेयरों के बारे में बड़ा जिक्र करके चले गए कि मैं ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आए तो जैसे श्नाइडर का ख़राब रिज़ल्ट आया, तो अब उसके बाद वो क्या कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बिज़नेस को देखता हूँ, मैं शेयर के भाव या शेयर के 1-2 क्वार्टर्स पे विश्वास नहीं करता। अगर कंपनी की विजिबिलिटी अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस अच्छी है, और जिस सेक्टर में कंपनी है, जो वो प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर उनकी डिमांड दुनिया में बरकरार है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पुट है, तो मैं उन कंपनीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ, और मैं वहाँ निवेश करना पसंद करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर आपसे एक बार आग्रह करूँगा कि मेरी सलाह को आप अक्षरशः ना मानें। जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, वो मैंने आप तक रखी है। आप क्या करेंगे ये आपको निर्णय करना है।
मैं इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि वैसे भी ये शेयर काफ़ी महंगे हो चुके हैं और इनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा, अगर आप पी पे देखें, पीवी पे देखें, तो आप बहुत ज़्यादा इन्हें महंगा पाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में ये महंगे रहेंगे, आगे भी महंगे रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं ख़रीद रहा हूँ। और क्यों ख़रीद रहा हूँ मैंने आपको बताया। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एक विशुद्ध एकेडमिक पर्पस से मैंने क्या मेरी फ़िलॉसफी है, क्या मेरी सोच है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मैंने आप तक बात पहुंचाई है। तो आपको जो भी निर्णय लेना हो आप स्वयं लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सोच समझ के लें। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और अगले वीडियो तक करिए इंतज़ार। और वीडियो को थोड़ा प्रतिसाद जरूर दीजिए, थोड़ा रिस्पांस दीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप लोग कोई कमेंट्स नहीं करते। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो आधे लोग क्या, 1/4 लोग भी जो है शायद ये वीडियो नहीं देखते जो मैं डालता हूँ। तो भैया ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप लोग ऐसा मत कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। बड़ी मेहनत करके चीज़ों को छांटना पड़ता है, लाना पड़ता है, आप तक जो है पहुँचाना पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अच्छा ही लगा है तो लाइक ज़रूर एक बटन दबा दीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।